हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम आपका जो है क्लास 10 का हिस्ट्री का मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं और चैप्टर वाइज है। सबसे पहले चैप्टर 1 पढ़ाया जाएगा आपको, फिर चैप्टर 2, फिर चैप्टर 3 और इस तरह पूरा चैप्टर कंप्लीट होगा। तो ये है आपका क्लास 10 का हिस्ट्री, समझ गए। आप लोग कमेंट कर रहे थे तो हिस्ट्री का आ गया। और पहला चैप्टर जो है आपका वो है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, भारत और समकालीन विश्व 2, मतलब हिस्ट्री है क्लास 10 का चैप्टर 1, समझ गए। इससे पहले हम साइंस का पूरा बना दिए हैं 4-5 चैप्टर का, तो आप लोग उसको पूरा देख लीजिए। लगभग 6 चैप्टर का बना दिए 13 में, आगे उसको कंटिन्यू करेंगे, फिर इंग्लिश भी कंटिन्यू करेंगे। अब मैथ का भी 2 वीडियो बना दिए हैं, तो आप लोग उसको देख सकते हैं, समझ गए। तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए अच्छा, और शेयर कीजिए। तो सबसे पहले देखिए यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। यूरोप कहाँ है, जैसे देखिए भारत जो है एशिया महाद्वीप में है, तो इधर है पूरब, इधर है पश्चिम। इसका पश्चिम तरफ जाएंगे तो यहाँ आपको यूरोप देखने को मिलेगा। और यूरोप में कई सारे देश है, समझ गए आप लोग, तो उसी के बारे में आपको पढ़ना है। राष्ट्रवाद होता क्या है? राष्ट्रवाद है एक विचारधारा, मतलब देश से प्रेम, देश के प्रति प्रेम, उसी को हम लोग राष्ट्रवाद बोलते हैं, समझ गए आप लोग। तो चलिए अब बताते हम लोग, ध्यान से आप लोग सुनिएगा। तो देखिए इधर ध्यान से आप लोग, वह राज्य जहां की राजनीतिक सत्ता उसकी संस्कृति सत्ता से मिलकर बनती है उसे क्या कहते हैं? राष्ट्र राज्य। इसी से राष्ट्रवाद आता है। किसी अमूर्त भावना या विचार को किसी मूर्त आकृति, व्यक्ति या वस्तु के रूप में दर्शाने को क्या कहते हैं? रूपक। जैसे मारियन और जर्मेनियन था। अमूर्त माने जो हम लोग सोच विचार किए, मूर्त माने दिखा दिए लोगों को। ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, उसको बोलते हैं निरंकुशवाद। जैसे आप लोग सुने होंगे कोरिया जो है, नॉर्थ कोरिया, वहाँ पे है जो किम जोंग, वो निरंकुश शासक है, मतलब किसी का कोई अंकुश नहीं है। जैसे भारत में क्या है, कोई भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री को कोई भी एरा गिरा कुछ ना कुछ बोल देता है, लेकिन विदेश में इस तरह नहीं है। अगर बोलिएगा तो घर से उठा लिया जाएगा। तो निम्न में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया? केसर विलियम फोर, केसर विलियम फोर्थ। ये आंसर गलत है, बी नंबर नहीं होगा, आप लोग ध्यान दीजिए। निम्न में से किसे एकीकृत इटली का प्रथम शासक घोषित किया गया था? तो विक्टर एनुअल द्वितीय होगा, विक्टर इमैनुअल द्वितीय, सॉरी हम ये ऑप्शन नहीं देखे थे। निम्न में से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? चलिए देखिए ध्यान से, इनमें से किस देश को यूरोपीय सभ्यता का पालना के रूप में जाना जाता है? यूनान। यूनान का दूसरा नाम है ग्रीक या ग्रीस, ग्रीस भी बोल सकते हैं इसको। इसकी राजधानी एथेंस है। स्वतंत्रता, समानता एवं बंधुत्व का नारा किस क्रांति की देन है? तो ये फ्रांसीसी क्रांति की देन है। और सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव सब क्वेश्चन बताया जाएगा, ध्यान से सुनिए आप लोग। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह कथन किस दार्शनिक का है? यह है आपका रूसो का, रूसो का है कथन। रूसो हो गया इसका आंसर 7 का। मनुष्य स्वतंत्र पैदा हुआ है किंतु वह सर्वत्र बंधनों में जकड़ा हुआ है, यह किसका कथन है? रूसो का। अब चलिए आगे चलते हैं। किसे कल्पनादर्श यूटोपिया में एक आदर्श समाज की कल्पना की गई है? तो ये होगा आपका फ्रेडरिक सरियू, फ्रेडरिक सरियू। फ्रांस में प्रथम विद्रोह कब हुआ था? ये हुआ था आपका जुलाई, तो ये हुआ था आपका जुलाई 1830 में। लेकिन वैसे फ्रांस में जो क्रांति हुआ था 14 जुलाई को हुआ था और 1789 को। अगला, निम्न में से किस का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई थी? जित्सुपो मैत्सनी। 1848 में यूरोपीय देश के किसान मजदूर किन कारणों से विद्रोह कर रहे थे? बेरोजगारी थी, गरीबी थी, भूखमरी थी, इनमें से सभी। 19वीं सदी के मध्य में इटली कितने राज्य में बटा हुआ था? तो इटली जो है 7 राज्यों में बटा। चलिए आगे देखिए। मतदान के अधिकार को क्या कहा जाता है? ये मताधिकार बोलते हैं इसको। लिब्रे क्या है? ये फ्रांसीसी मुद्रा का नाम है, लिब्रे, बहुत इंपॉर्टेंट। निम्न में से कौन सी घटना पूरे यूरोप के अशिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावना का संचार करता है? यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट। फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो ये लोकतंत्र का उदय। 19वीं सदी में निम्न में से कौन सा कारक यूरोप में राष्ट्रवाद के विकास में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई?
इनमें सभी मैंने फ्रांसीसी क्रांति भी होगा, राष्ट्रीयता का विचार, औद्योगिक क्रांति। अगला, यूरोप में इनमें से किस समूह के द्वारा राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने और राजनीतिक वर्चस्व हासिल करने के लिए अक्सर राष्ट्रवादी भावना को संगठित किया जाता था? रूढ़िवादी। जर्मनी में राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया के अंतर्गत नए प्रशिया राज्य की शक्ति के प्रभुत्व को प्रदर्शित करने के लिए इनमें से किस पर काफ़ी जोर दिया गया था? तो वो होगा जर्मनी की मुद्रा, जर्मनी की कानून और न्यायिक प्रणाली, जर्मनी की बैंकिंग व्यवस्था। तो इनमें से सभी। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? ये फ्रांस का सम्राट था। फ्रांस की क्रांति का अग्रदूत किसे कहा गया? तो इसे रूसो को कहा गया है। जित्सुपो मैस्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है। जित्सुपो मैस्नी का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इसका जानकारी जो है ये ऑप्शन ही गलत है। 1805 में होगा, जेनोवा में। 1805 जेनोवा। हिस्ट्री है, बहुत सारा गलत इसमें दे दिया जाता है, क्योंकि हिस्ट्री ये जो है वर्ल्ड हिस्ट्री है, तो ये भारत के लोगों को कम पता है, तो इधर उधर थोड़ा हो जाता है ये। सामाजिक उपबंध नामक पुस्तक के लेखक ये रूसो है। जब फ्रांस छिकती है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये कथन है मेटरनिक्स का। ऑस्ट्रिया के ये चांसलर थे। कुरोल कुर्पिस्की कौन था? ये था पोलिश राष्ट्रवादी, पोलैंड देश का, उसको पोलिस बोलते हैं। किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कुस्तुतनिया संधि, कुस्तुतनिया संधि। फ्रेडरिक सारियो कौन था? ये था फ्रांसीसी चित्रकार। किस राष्ट्र की सामूहिक पहचान को क्या कहा जाता है? राष्ट्रवाद। प्रसा को ऑस्ट्रिया के साथ किस संधि के द्वारा युद्ध विराम हुआ? वीना की संधि। इटली का एकीकरण कब पूरा हुआ था? 1871 में। बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना किसने की? नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। गोरिबाल्डी कहाँ का निवासी था? सांडिया का। मार्सिले किस देश की राष्ट्रभक्त का गीत है? फ्रांस का। जर्मन राष्ट्र के लिए इनमें से कौन महिला रूपक बनी? जर्मेनिया। रक्त और लोह की नीति का अवलंबन किसने किया था? ये किया था बिस्मार्क ने। फ्रेडरिक सारियो का विषय क्या था? लोकतंत्र। राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? फ्रांस की क्रांति। पहले तुम मनुष्य हो, उसके बाद किसी देश के नागरिक या कुछ अन्य। यह कथन किसका? ये कथन है रूसो का। अब चलिए आगे देखते हैं। 1834 में प्रसा की पहल पर एक सीमा शुल्क संघ बना जिसे जालवेराइन के नाम से जाना जाता है। इस संघ में अधिकांश कौन राष्ट्र शामिल था? तो ये था जर्मनी, इसमें अधिकांश राष्ट्र शामिल था। प्रारंभ से ही फ्रांसीसी क्रांतियों ने किस प्रकार के कदम उठाए जिससे फ्रांसीसी लोगों में एक सामूहिक पहचान की भावना पैदा हो सकती थी? तो इसमें होगा एक संयुक्त समाज के विचार पर बल दिया, एक नया फ्रांसीसी झंडा चुना गया। ये जो है सब्जेक्टिव में भी आ सकता है। स्टेट जनरल का चुनाव सक्रिय नागरिक के द्वारा किया गया। तो इनमें से सभी होगा। चलिए अब ध्यान से देखिए, ऑब्जेक्टिव ही है लेकिन ये वन लाइनर है। ऑस्ट्रिया के साथ प्रसा का युद्ध कब हुआ? फ्रांस और प्रशिया के बीच युद्ध जो हुआ था वाटरलू 1866 में। फ्रांस में नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू हुआ? 1804 में। टूटी हुई बेड़ियां, मसाल, तलवार, उगता सूर्य आदि प्रतीक किसका है? रूपक का। 1789 में फ्रांस की क्रांति के समय किसका शासन था? लुई 16वां का। फ्रांस की क्रांति कब हुई? 1789 में। इंपॉर्टेंट है ये सवाल। यंग इटली सोसाइटी की स्थापना किसने की? मैजिनी, जिउसेप्पे मैजिनी। द स्पिरिट ऑफ लॉ पुस्तक लेखक कौन है? मॉन्टेस्क्यू। बिस्मार्क जर्मनी का चांसलर कब बना? 1871 में। आंख पर पट्टी बांधे हुए और तराजू लिए हुए महिला किस बात का प्रतीक है? न्याय, जो संविधान में मिलता है देखने को। अगला, ब्रुबो राजवंश का शासन किस देश में था? फ्रांस में। मारियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक था? फ्रांस। वीना की संधि कब हुई थी? 1815 में। वीना सम्मेलन का आयोजन किस वर्ष हुआ? 1815 में। काउंट काबूर को विक्टर एनिमल ने किस पद पर नियुक्त किया? प्रधानमंत्री। वह विचारधारा जो स्त्री पुरुष की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक समानता पर आधारित हो उसे क्या कहते हैं? नारीवाद। जर्मनी को एकजुट करने में किसने अहम भूमिका निभाई अथवा जर्मनी एकीकरण का श्रेय किसे जाता है? ऑटो वन बिस्मार्क को। इटली के एकीकरण आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? यह किया था कैमिलो दो काबूर ने। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कौन सी खूनी नीति अपनाई? खून और खड़क। कब यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? 1832 में। 1871 के बाद यूरोप में राष्ट्रवादी तनाव का एक गंभीर स्रोत था बाल्कन क्षेत्र। सार्डिनिया पिडमार्क का शासक कौन था? विक्टर एनुमेल। शुल्क संघ जालवेराइन की स्थापना किसकी पहल पर की गई? प्रसा। जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? 1871 में। विश्वकोश नामक ग्रंथ की रचना किसने की? नेकार। बास्तीन किले का पतन कब हुआ? 1789। 1815 में आयोजित वियना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? मेटरनिक्स ने। अगला, इटली के एकीकरण की प्रक्रिया का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया? सार्डिनिया
पिडमांट का। डैश एक नारी रूपक था, मारियान एक नारी रूपक था जिसने राष्ट्र के विचार को लेखांकित किया। अभी बताएंगे जर्मनियम और मारियान के बारे में पूरा। वेना सम्मेलन की मेजबानी किसने की? ड्यूक मेटरनिख ने। रूढ़िवादी डैश की स्थापना और सुरक्षा में विश्वास नहीं करते थे। लोकतंत्र डैश से जुड़कर राष्ट्रवाद 1914 में यूरोप को महाविपदा की ओर ले गया। साम्राज्यवाद मारियान किस गणनाकार का प्रतिनिधित्व करता था? फ्रांस। 1832 में कुस्तुतनिया की संधि ने किसको एक स्वतंत्र राष्ट्र की मान्यता दी? यूनान। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में ईसाई नाम दिया गया मारियान को। ब्लूत वृक्ष को किसका प्रतीक माना जाता है? वीरता का प्रतीक माना जाता है। इंपॉर्टेंट है। एक महान सेनानायक नेपोलियन बोनापार्ट को फ्रांस का क्या घोषित किया गया? सम्राट। नेपोलियन ने सुचारू शासन व्यवस्था के लिए क्या बनाई? आचार संहिता। फ्रांसीसी गणराज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले रूपक कौन था? मारियान। भूमिगत संगठनों यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना किसने की? मैत्सिनी ने। किसका उद्देश्य नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना था? वेना संधि। फ्रेडरिक सारियो किस देश से संबंधित था? फ्रांस देश से। अब चलिए आगे चलते हैं। अब सब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो इसको आप लोग ध्यान से सुनिए। राष्ट्रवाद से आप क्या समझते हैं? राष्ट्रवाद किसी भी राष्ट्र की सामूहिक पहचान है। यह निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहने वाली जनता जब स्वयं को एक समान संस्कृति, इतिहास, धार्मिक मान्यता आदि से जुड़ी हुई महसूस करती है तो उसे राष्ट्रवाद के नाम से जाना जाता है। मतलब राष्ट्रवाद एक विचारधारा है जिसमें लोग अपने देश को पसंद करते हैं। जिउसेप्पे मैस्सिनी कौन था? जिउसेप्पे मैस्सिनी इटली का एक महान क्रांतिकारी था। काउंट कैमूर दे कावूर कौन था? काउंट कैमूर दे कावूर इटली के सार्डिनिया पिडमांट राज्य का मंत्री था। उसने इटली के प्रदेशों को स्वीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। फ्रेडरिक सारियो कौन था? फ्रेडरिक सारियो एक फ्रांसीसी चित्रकार था। 1848 ईस्वी में उसने चित्रों की श्रृंखला के माध्यम से गणतंत्र, स्वतंत्रता, ज्ञानोदय, राष्ट्र आदि के आदर्श को प्रस्तुत किया। अगला क्वेश्चन देखिए। नेपोलियन बोनापार्ट कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस का एक महान सेनानायक था जिसके नेतृत्व में फ्रांस में अनेक विजय प्राप्त हुई। बाद में उसे फ्रांस का पहला सम्राट घोषित किया। उसके बाद उदारवादी शासन व्यवस्था के लिए आधार बनाई गई संहिता, आचार संहिता प्रसिद्ध है। मतलब नेपोलियन संहिता इसको बोलते हैं। रूढ़िवादी कौन थे? तो उदारवादियों के विपरीत रूढ़िवादी वे लोग थे जो यह मानते थे कि राज्य और समाज की स्थापित पारंपरिक संस्था जैसे राजतंत्र, चर्च, सामाजिक ऊंच नीच, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना चाहिए। यह है रूढ़िवादी। जनमत संग्रह से आप क्या समझते हैं? एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र के सभी लोगों से एक प्रस्ताव को स्वीकार या अस्वीकार करने के लिए पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट है। निरंकुशवाद से आप क्या समझते हैं? निरंकुश माने क्या होता है? किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं। तो ऐसी सरकार या शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ऐसी राजशाही सरकार को निरंकुश सरकार कहते हैं। इतने ही लिख सकते हैं आप लोग, ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। अब चलिए अब आगे चलते हैं। कल्पनादर्श यूटोपिया क्या है? एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है कि उसका साकार होना लगभग असंभव है। 1815 की वीना संधि के क्या उद्देश्य थे? युद्धों को रोकने के लिए एक संविधान का निर्माण, पराजित राष्ट्र द्वारा विजयी राष्ट्र को क्षतिपूर्ण, फ्रांस तथा अन्य राजतंत्रों को फिर से बहाल करना तथा दास प्रथा को समाप्ति। ऑटोमन साम्राज्य से आप क्या समझते हैं? ऑटोमन साम्राज्य अर्थात उस्मानी सल्तनत 1299 में पश्चिमोत्तर अनातोलिया में स्थापित एक तुर्क साम्राज्य था। इतने लिखना है आपको। इस साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिमी यूरोप और यूरोप के कुछ देश आते थे। इसके संस्थापक उस्मान प्रथम थे। मोहम्मद द्वितीय द्वारा 1939 में कुतुबनिया जीतने के बाद यह साम्राज्य में बदल गया। प्रथम विश्व युद्ध 1919 में पराजित होने पर इसका विभाजन इस प्रकार किया। लेकिन लिखना है आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहीं तक। अगला, नारीवाद से क्या अभिप्राय है? नारीवाद एक ऐसा दर्शन है जो स्त्री पुरुष को सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है। इस दर्शन का उदय 18वीं शताब्दी में जर्मनी में हुआ, जहां महिलाओं को एक लंबे समय से राजनीतिक अधिकारों से वंचित रखा जाता है। नारीवादी में क्या हुआ? महिला को एक विशेष अधिकार दिया गया। उदारवाद से आप क्या समझते हैं? उदारवाद शब्द लातिन भाषा के लिबर से बना है, जिसका अर्थ है आज़ाद। इस प्रकार उदारवाद का अर्थ हुआ व्यक्ति के लिए आज़ादी, कानून के समक्ष सबकी बराबरी, निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति तथा संविधान तथा सांसदीय प्रतिनिधि सरकार की स्थापना। समझ गए? यंग इटली क्या है? यंग इटली एक गुप्त क्रांतिकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1830 में जिउसेप्पे मैस्सिनी ने किया था और एकीकृत इटली का इसको क्या किया था? प्रसारित करने के लिए कार्य किया था। रूपक से क्या तात्पर्य है? जब किसी अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को किसी व्यक्ति या किसी चीज़ द्वारा इंगित किया जाता है तो उसे रूपक कहते हैं।
निर्जातीयता से आप क्या समझते हैं? एक साझा नस्ली, जनजाति या सांस्कृतिक उद्गम अथवा पृष्ठभूमि जिसे कोई समुदाय अपनी पहचान मानता है, उसको बोलते हैं निर्जातीय। वियना कांग्रेस कब और किसके द्वारा आयोजित की गई? कांग्रेस माने सम्मेलन। वियना कांग्रेस 1815 में ऑस्ट्रिया के चांसलर ड्यूक मेटरनिक द्वारा आयोजित की गई। बिस्मार्क कौन था? बिस्मार्क जर्मनी का एक महान नेता था। बिस्मार्क ने जर्मनी के एकीकरण के लिए बहुत अधिक प्रयत्न किया। एकीकरण के लिए उसके द्वारा अपनाई गई नीति रक्त और लोह माने खून और खड़क की नीति के नाम से प्रसिद्ध है। देखिए 2026 का जो मॉडल सेट है उसका सब्जेक्टिव हम करा दिए हैं सोशल साइंस का, और टॉप 40 मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव, तो वो आप लोग देख लीजिए, तब एग्जाम में क्वेश्चन पूरा मिल जाएगा। समझ गए? नहीं मिले तो बोलिएगा, हम लिंक भेज देंगे। वियना शांति की प्रमुख विशेषता का उल्लेख करें। वियना शांति की प्रमुख विशेषता: नेपोलियन युद्धों के दौरान हुए बदलाव को खत्म करना, बुर्बो वंश को सत्ता में पुनः बहाल करना। रक्त और लोह की नीति से आप क्या समझते हैं? प्रशा के सांसद की अवहेलना करते हुए जर्मनी के एकीकरण के लिए प्रधानमंत्री बिस्मार्क ने रक्त और लोह की नीति अपनाई। बिस्मार्क को शक्ति पर अटूट विश्वास था, अतः सेना पर विश्वास करके रक्त और लोह नीति का अवलंबन किया, जिसके परिणाम स्वरूप जर्मनी का एकीकरण हुआ। जर्मेनिया से आप क्या समझते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे फ्रांस में मारियान एक नारी रूपक था जिसे स्वतंत्रता और गणतंत्र का राष्ट्र प्रतीक माना जाता था, उसी प्रकार जर्मेनियम माना जर्मन में जर्मेनियम भी नारी रूपक था जिसे जर्मनी में राष्ट्र का प्रतीक माना जाता है। जर्मनी पलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी। जर्मनिया बलुत वृक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती थी क्योंकि जर्मन बलुत वीरता का प्रतीक माना जाता है। मारियान से आप क्या समझते हैं? मारियान एक नारी रूपक है जिसे फ्रांस में स्वतंत्रता और गणतंत्र का प्रतीक माना जाता है। मारियान की प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहों पर लगाई गई ताकि जनता को राष्ट्र प्रतीक की याद आती रहे। अगला क्वेश्चन, इटली एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। इंपॉर्टेंट है। इटली अनेक वंशानुगत राज्यों तथा बहुराष्ट्रीय हैब्सबर्ग साम्राज्य में बिखरा हुआ था। युद्ध के जरिए इतावली राज्यों को जोड़ने की जिम्मेदारी सार्डिनिया पिडमांट के शासक विक्टर एनिमल द्वितीय की थी। मंत्री प्रमुख कावुर, जिसने इटली के प्रदेश को एकीकृत करने वाले आंदोलन का नेतृत्व किया। कावुर ने फ्रांस में सार्डिनिया पिडमांट की एक चतुर कूटनीति संधि की। फ्रांस की मदद से 1859 में ऑस्ट्रिया बलों को हरा पाने में कामयाब रहा। जिस्पो गेरिबाल्डी के नेतृत्व में भारी संख्या में सशस्त्र स्वयं सेवकों ने इस युद्ध में हिस्सा लिया। 1807 में वे दक्षिण इटली की 2 सिलियों के राज पर कब्जा जमाया। अंत में स्पेनी शासक को हटाने के लिए स्थानीय किसानों का समर्थन पाने में सफल रहा। इस प्रकार एकीकृत इटली एकीकरण की प्रक्रिया में शासक विक्टर एनिमल काबूर और जिस्पो गेरिबाल्डी की विशेष भूमिका रही। 1861 में एनिमल द्वितीय को एकीकृत इटली का राजा घोषित किया। पूरा पढ़ना है आपको, लेकिन 2-3 पॉइंट ही लिखना है। उदारवादियों की 1848 की क्रांति का क्या अर्थ लगाया जा सकता है? समझ गए? 1848 की उदारवादियों की क्रांति का मतलब था कि वे स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहते थे जहां क्रांति की स्वतंत्रता और सभी लोगों के लिए समान कानून और स्वतंत्रता हो। राजनीतिक विचार, संविधान, प्रेस की स्वतंत्रता और संगठन बनाने की आज़ादी जैसे संसदीय सिद्धांतों पर आधारित राष्ट्र राज्य की स्थापना। निरंकुश शासन और पादरी वर्ग के विशेषाधिकार की समाप्ति। सामाजिक विचार, सभी नागरिकों को सामाजिक समानता प्रदान करना। महिलाओं को अवयस्क का दर्जा देते हुए उन्हें पिताओं और पतियों के अधीन कर देना। 19वीं सदी में यूरोप में उन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं था जिसके पास निजी संपत्ति नहीं थी। आर्थिक विचार, उदारवादी बाजारों की मुक्ति के पक्षधर थे। वे चीज़ों और पूंजी के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करना चाहते थे। अगला, मारियान और जर्मनियन किस क्या था? अभी तुरंत बताया, उसी को आप लोग लिख सकते हैं। फ्रांस की क्रांति के दिनों में कलाकारों ने नारी रूपकों का प्रयोग अमूर्त विचार जैसे स्वतंत्रता, मुक्ति, ईर्ष्या, लालच आदि को प्रकट करने के लिए किया। कुछ कलाकार ने इस महिला रूपकों का प्रयोग एकता के राष्ट्र प्रतीक के रूप में किया। फ्रांस में राष्ट्र के प्रतीक के रूप में लोकप्रिय ईसाई नाम मारियान दिया गया। उसे लाल टोपी, तिरंगा और कलगी के साथ दिखाया गया। और जर्मनियन में क्या किया गया? जबकि प्रतिमाएं सार्वजनिक चौराहे पर लगाई गई ताकि लोगों को एकता के राष्ट्र प्रतीक की याद आती रही। इसी प्रकार जर्मनी में जर्मन राष्ट्र के प्रतीक के रूप में जर्मनिया को रूपक बनाया गया। इसे बलुत वृक्ष के पत्तों के मुकुट से सजाया गया क्योंकि जर्मनी में बलुत को वीरता का प्रतीक माना जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने शासन वाले क्षेत्र में शासन व्यवस्था को ज़्यादा कुशल बनाने के लिए नेपोलियन ने क्या बदलाव किए? फ्रांस की क्रांति के समय 1789 से 1815 जहाँ कहीं भी फ्रांसीसी सेना गई, उन्होंने राष्ट्रवाद की विचारधारा को अवश्य फैलाया। अपने साम्राज्य के इस विस्तृत क्षेत्र जिसमें हॉलैंड,
बेल्जियम, स्विट्जरलैंड, इटली और जर्मनी आदि सम्मिलित थे। नेपोलियन ने अनेक प्रशासनिक सुधार किए जो वह पहले अपने देश फ्रांस में कर चुके थे। ये सब कुछ उसने प्रशासन व्यवस्था को सुचारू करने और उसमें कुशलता लाने के लिए किया। इसका यह सुधार 1804 के सिविल कोड के नाम से प्रसिद्ध है। कई इतिहासकार इस कानून संहिता को नेपोलियन कोड के भी नाम से जाना जाता है। अब इसकी क्या विशेषता है प्रमुख? नेपोलियन कोड की क्या प्रमुख विशेषता है? तो देखिए, पहला, जन्म पर आधारित विशेषाधिकार समाप्त कर दिया जाए और कानून के सामने सबकी बराबरी के नियम को लागू किया जाए। संपत्ति के अधिकार को सुरक्षित बनाया जाए। प्रशासनिक विभाजन को सरल बनाया जाए। सामंती व्यवस्था को खत्म किया गया और किसानों को भू दासत्व और जागीरदारों से मुक्ति दिलाई गई। शहरों में भी कारीगरों के श्रेणी संघों के विभिन्न नियंत्रणों को समाप्त किया गया। यातायात और संचार व्यवस्था में सुधार किया गया। किसान, मजदूर, कारीगर और नए उद्योगपति को अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्रता प्रदान की गई। मानक मापतोल के पैमाने चलाए गए और एक राष्ट्र मुद्रा चलाई गई। एक इलाकों से दूसरे इलाके में वस्तु और पूंजी का आगमन में सहूलियत हुई। देखिए, यहाँ 6-7 पॉइंट है, लेकिन आपको 5 पॉइंट ही अच्छा से क्या करना है, याद करना है। समझ गए? चलिए अब आगे देखिए, नेपोलियन की संहिता की प्रमुख विशेषता क्या क्या है। तो यही आपको 5 इसमें भी लिखना है। समझ गए? जो अभी ऊपर में बोले, देखिए वही लिखा है, तो 5 आप लोग इसमें लिख सकते हैं। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम पर ध्यान केंद्रित करते हुए बताइए कि 19वीं सदी में राष्ट्र कैसे विकसित हुआ। तो 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का हिस्सा बना। यूरोपीय राष्ट्रवाद से प्रेरणा पाकर यूनानियों ने 1821 ईस्वी में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष प्रारंभ किया। उस समय पश्चिम यूरोप का भी समर्थन उसे प्राप्त था। साहित्यों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालक बताया तथा यूनानी संस्कृति का महिमा मंडल किया। इस प्रकार यूनान एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष करने को तैयार हो गया। यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में रूमानीवाद को जोड़कर वहाँ के कवि और कलाकारों ने भी ऑटोमन साम्राज्य के विरुद्ध संघर्ष में हिस्सा लिया। ऐसे ही एक प्रसिद्ध कवि था लॉर्ड बायरन। इतना नहीं लिखना है आपको, हिस्सा लिया, ये 3 पॉइंट आप लोग लिख सकते हैं। समझ गए? अब चलिए आगे देखते हैं। राष्ट्रवाद संघर्ष में महिलाओं की भूमिका पर टिप्पणी लिखें। राष्ट्रवाद संघर्ष में सारे संसार में महिलाओं ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। राष्ट्रवाद संघर्ष में यद्यपि महिलाओं ने बढ़ चढ़कर भाग लिया, फिर भी उदारवादी आंदोलन के अंदर महिलाओं को राजनीतिक अधिकार देने का मुद्दा विवादास्पद था। महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए, अखबार शुरू किए तथा राजनीतिक बैठक में भाग लेना आरंभ किया। परिणाम यह हुआ कि महिला अधिकारियों के प्रति उदारवादियों तथा शासकों के विचार में परिवर्तन हुआ तथा महिलाओं ने सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक अधिकारों का मार्ग प्रशस्त किया। अगला क्वेश्चन, फ्रांसीसी लोगों के बीच सामूहिक पहचान का भाव पैदा करने के लिए क्रांतिकारी ने क्या कदम उठाए? या फ्रांसीसी क्रांतिकारी ने सामूहिक पहचान की भावना को बढ़ाने के लिए क्या किया? फ्रांस की क्रांति 1789 में शुरू हुई। शीघ्र ही लोगों ने राजा और रानी से छुटकारा पाकर सत्ता की सारी बागडोर अपने हाथ में ले लिया। फिर उन्होंने लोगों में एकता और संगठन बनाए रखने के लिए अनेक कदम उठाए जो निम्नलिखित है। पहला, सबसे पहले पितृभूमि और नागरिक जैसे विचार ने एक संयुक्त समुदाय के विचार पर बल दिया। एक नया फ्रांसीसी झंडा, तिरंगा झंडा चुना गया जिसने पहले के राष्ट्रध्वज की जगह ली। सक्रिय नागरिकों द्वारा चुनी गई एक सभा का गठन किया गया जिसका नाम नेशनल असेंबली रखा गया। नेशनल असेंबली। राष्ट्र के नाम पर नई स्तुतियां रची गई, शपथें ली गई और शहीदों का गुणगान हुआ। एक केंद्रीय प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई जिसने सभी नागरिकों के लिए समान कानून बनाए। आंतरिक आयात निर्यात शुल्क समाप्त किया गया और मापतोल की एक समान व्यवस्था लागू की गई। बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव क्यों पनपा? तो बाल्कन प्रदेश में अनेक जाति समूह निवास करते थे। बाल्कन क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा ऑटोमन साम्राज्य के नियंत्रण में था जो अपने पतन के कगार में था। स्लाव बाल्कन के जाति समूह की उदारवादी और राष्ट्रवादी विचारों से प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके। बाल्कन राज्य एक दूसरे से भारी हिस्सा करते थे। हर एक राज्य अपने लिए ज़्यादा से ज़्यादा इलाका हथियाना चाहते थे। रूस, जर्मनी, हॉलैंड, आंग्रो हंगरी की हर ताकत बाल्कन पर अन्य शक्तियों की पकड़ को कमजोर करके क्षेत्र में अपना प्रभाव को बढ़ाना चाहती थी। इन सभी कारणों से बाल्कन प्रदेश में राष्ट्रवादी तनाव पनपा। अगला, जर्मनी एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षेप में वर्णन करें। जर्मनी संघ के उदारवादी मध्य वर्ग 1848 में फ्रैंकफर्ट संसद में मिले। इसका उद्देश्य था जर्मनी को एक राष्ट्र बनाना, लेकिन उसकी योजना असफल हो गई। इस योजना को राजशाही और फौज की ताकत में ने मिलकर दबा दिया। प्रशा के प्रमुख मंत्री ऑटो वन बिस्मार्क ने जर्मनी संघ के एकीकरण के लिए आंदोलन का नेतृत्व किया। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्ध में प्रशा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। फ्रांस और प्रशिया जो हुआ था। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रशा के राजा विलियम प्रथम को जर्मनी का सम्राट घोषित किया गया। अब अगला लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का,
चैप्टर 2 पढ़ने में आपको मजा आएगा क्योंकि ये भारत के बारे में है, समझ गए। चैप्टर 1 में आपको थोड़ा दिक्कत हुआ होगा, थोड़ा कम समझ में आए तो कोई नहीं, एक बार स्पीड में देख लीजिए। जो मेन क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट उसी को आप लोग पढ़िए। फ्रांसीसी क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो 1889 की फ्रांसीसी क्रांति के परिणाम स्वरूप प्रभु सत्ता राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिक को समूह के हाथों में आ गई। राष्ट्रीय सभा ने फ्रांस में गणराज्य की घोषणा कर दी। फ्रांस के सम्राट को फ्रांस छोड़कर भागना पड़ा। क्रांति में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई कि अब लोग द्वारा राष्ट्र का गठन होगा तथा वे ही राष्ट्र का भाग निर्धारित करेंगे। 21 वर्ष से ऊपर सभी वयस्क पुरुषों को मत देने का अधिकार प्रदान किया गया और काम के अधिकार की गारंटी दी गई। ठीक है, धन्यवाद। ये चैप्टर हो गया। अब चैप्टर 2 से आपको पढ़ने में भी मजा आएगा। ठीक है, धन्यवाद।